बच्चों अपन चैप्टर नंबर नया लेके आए हैं, 22 नंबर चैप्टर है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। उसमें अपन क्या करेंगे, आज कर्ण की संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। ये जो कर्ण होता है जिसको अपन ईयर कह रहे हैं या कान कह रहे हैं, उस कान की संरचना का अपन अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, तो अपन कर्ण की संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्ण की संरचना के बारे में बताना है कि भाई कर्ण क्या काम करता है। तो आप बताओगे कर्ण एक जोड़ी होता है। पहली विशेषता कर्ण क्या है, एक जोड़ी है। दूसरी विशेषता इसका कार्य होता है श्रवण और संतुलन अंग, यानी ये श्रवण और संतुलन अंग के नाम से जाना जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है और सुनने का कार्य करता है। तो ये श्रवण और संतुलन अंग के नाम से जाना जाता है। ये कई बार सवाल आता है कान का क्या काम है, बच्चे बोलते हैं सर ये चश्मा टांगने में काम आता है, और क्या काम है कि और तो सर ये सुनने में काम आता है। लेकिन हम जब चलते हैं या जब हम खड़े रहते हैं उस टाइम हमारे शरीर का संतुलन कौन करता है, कान करता है। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस कर्ण के 3 भाग होते हैं। कर्ण के 3 भाग है। सबसे पहला भाग है बाह्य कर्ण। सबसे पहला भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, बाह्य कर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं मध्य कर्ण, और तीसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं अंतःकर्ण। तो कर्ण के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, अब जो बाह्य कर्ण है, मध्य कर्ण है और अंतःकर्ण है, इसके 3 भाग है कर्ण के। जो बाह्य कर्ण है उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है कर्ण पल्लव। बाह्य कर्ण में सबसे पहला भाग है जिसका नाम है कर्ण पल्लव। दूसरा है जिसका नाम है कर्ण कुंवर गुहा। दूसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं कर्ण कुंवर गुहा, और तीसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं कर्ण पटहा। 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे, 3 भाग होते हैं। बाह्य कर्ण के 3 भाग है, कर्ण पल्लव, कर्ण कुंवर गुहा और कर्ण पटहा। मध्य कर्ण है उसमें आते हैं 3 अस्थियां। उसमें 3 अस्थियां आती हैं, यानी इसमें 3 अस्थियां होती है, मेन रूप से आती है। ये रोसिकल्स 3 ये रोसिकल्स आती है। अंतःकर्ण होता है उसमें एक कला गहन नामक संरचना आती है। तो ये अपने को क्या है, विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा कि भाई कान है उसकी संरचना आपसे पूछी जाएगी। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें मेन सवाल यही है कि कर्ण का कार्य क्या है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कर्ण के कितने भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। कर्ण के 3 भाग है। बाह्य कर्ण के कौन कौन से भाग है, कर्ण पल्लव, कर्ण कुंवर गुहा और कर्ण पटहा। जो बाह्य कर्ण मतलब पिन्ना है, कर्ण कुंवर गुहा मतलब ये जो अपन कह रहे हैं ऑडिटरी मीडियस है, और ये टिम्पेनिक है, इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 ईयर ऑसिकल्स होती है और अंतःकर्ण है उसका एक भाग, इसको कला गहन के नाम से जानते हैं। तो अपन बाह्य कर्ण है उसकी अध्ययन करेंगे, बाह्य कर्ण के बारे में। बाह्य कर्ण क्या होता है, इसमें क्या क्या सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि बाह्य कर्ण के कौन कौन से भाग होते हैं। जो अपन कह रहे हैं बाह्य कर्ण होता है, ये स्तनधारी प्राणियों की विशेषता होती है कि स्तनधारी प्राणियों में बाह्य कर्ण पाया जाता है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं दूसरे जो वर्ग के प्राणी होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों बाह्य कर्ण का एक भाग है जिसका नाम होता है कर्ण पल्लव, ये पाया जाता है। कर्ण पल्लव केवल स्तनधारियों के अंदर ही पाया जाता है, ये याद रखना। इसको कहते हैं पिन्ना। किस नाम से जानते हैं, इसको पिन्ना नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपन कर्ण पल्लव देख रहे हैं, इस तरह का ये कर्ण पल्लव होता है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है, इसका काम होता है ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और कर्ण कुंवर गुहा में स्थानांतरित करता है। इसका मेन काम यही है कि ये क्या है, अर्धकीपनुमा होता है। कैसा होता है, अर्धकीपनुमा होता है, अर्धकीपनुमा होता है ये, और इसका काम होता है ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना और कर्ण कुंवर गुहा में स्थानांतरित करना। ये जो कर्ण कुंवर गुहा है जिसको अपन ऑडिटरी मीडियस कह रहे हैं, उसमें ये क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, अब ये जो कर्ण पल्लव है इसके अंदर एक उपास्थि पाई जाती है जिसको अपन लचीली उपास्थि कहते हैं। इसके अंदर एक कार्टिलेज पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, लचीली उपास्थि के नाम से जानते हैं। तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि इसके अंदर जो उपास्थि पाई जाती है जो इसको निश्चित आकार देती है, जैसे आप ये मोड़ते हो फिर आपके सीधा हो जाता है, फिर आप मोड़ते हो तो ये सीधा हो जाता है,
तो इसका कारण इसमें एक लचीली उपास्थि पाई जाती है जो निश्चित आकृति देती है। ये कर्ण पल्लव स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है, लेकिन जैसे व्हेल मछली है वो स्तनधारी है, जैसे सील है वो स्तनधारी है, ऑर्निथोरिंकस है वो स्तनधारी है, लेकिन उन स्तनधारियों के अंदर ये कर्ण पल्लव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये व्हेल मछली पानी में तैरेगी, अगर ये कर्ण पल्लव होगा तो ये कर्ण पल्लव क्या करेगा, उसकी रुकावट करेगा पानी में तैरते समय। इसलिए व्हेल मछली स्तनधारी है लेकिन उसमें ये कर्ण पल्लव नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसा सवाल आता है क्या कोई ऐसा स्तनधारी है जिसमें ये कर्ण पल्लव नहीं होता है? तो अपने को बताना व्हेल मछली और सील ऐसे जंतु हैं जो स्तनधारी होते हुए भी उनमें क्या है, ये कर्ण पल्लव नहीं है। बाकी पक्षियों में आप देखोगे कि कर्ण पल्लव आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा पक्षियों के अलावा जैसे एम्फीबिया वगैरह इनको देखोगे तो इसमें भी क्या होगा, ये रेप्टिलिया वगैरह होगा, इसके अंदर भी क्या होंगे, ये कर्ण पल्लव नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पक्षी में इस तरह का ये कर्ण पल्लव कभी भी नहीं देखा होगा। तो आपसे जैसे पूछा तो आपने बताया भाई इसमें क्या होता है, कर्ण पल्लव पाया नहीं जाता व्हेल और सील स्तनधारी। बाकी सभी स्तनधारी चाहे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, सबके अंदर ये क्या होता है, कर्ण पल्लव पाया जाता है। फिर कर्ण पल्लवों के अंदर क्या होता है, विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। इनको कहते हैं, ये मांसपेशियां क्या करती हैं, ये मांसपेशियां कर्ण पल्लव को हिलाने डुलाने का कार्य करती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनमें मांसपेशियां सक्रिय होती हैं तो उसकी सहायता से वो कर्ण पल्लव को हिला डुला सकता है। जैसे गाय है, भैंस है, उन जंतुओं के अंदर ये मांसपेशियां क्या होती हैं, सब सक्रिय होती है। जबकि मनुष्य में ये जो कर्ण पल्लव पेशियां हैं, जो कर्ण पल्लव पेशियां हैं वो अवशेषी होती है, यानी क्रियाशील नहीं मानी जाती है, उसको अवशेषी माना जाता है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, वे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे लेकिन आज हमारे अंदर निष्क्रिय हैं। तो उसमें कर्ण पल्लव पेशियां हैं, ये निमेषक पटल है, अकलदाढ़ है और कुछ कसरूक है, ये हमारे अंदर अवशेषी अंग होते हैं। तो ये सवाल इसमें से पूछा जाता है कि मनुष्य के जो कर्ण पल्लव है उसमें जो कर्ण पल्लव पेशियां पाई जाती हैं वो अवशेषी अंग है या सक्रिय अंग है? तो आपको बताना वो अवशेषी अंग होती है। ठीक है, तो कर्ण पल्लव में इतनी जानकारी है। सबसे पहली जानकारी ये है कि अंग कीटनुमा होता है। दूसरी विशेषता इसका काम होता है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना और ध्वनि तरंगों को कर्णकुहर गुहा में स्थानांतरित करना। फिर उसके बाद ये आप बताओगे इसके अंदर कर्ण पल्लव पेशियां पाई जाती हैं जो कि अवशेषी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसको निश्चित आकार देने के लिए इसमें लचीली उपास्थि पाई जाती है। फिर दूसरा है कर्णकुहर गुहा, दूसरा भाग है जिसका नाम होता है कर्णकुहर गुहा। दूसरा भाग है जिसका नाम है कर्णकुहर गुहा। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी अपन कह सकते हैं 25 मिलीमीटर लंबी होती है। आप सोचोगे सर 25 सेंटीमीटर कितनी लंबी है, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लंबी है ये कर्णकुहर गुहा। ये एस आकार की होती है, ये क्या होती है, एस आकार की होती है। इस कर्णकुहर गुहा को अपन देखेंगे तो ये एस आकार की है और ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता इसमें छोटे छोटे रोम होते हैं, इसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, इसमें ये रोम पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य, अभी कार्य बताएंगे। इसके अलावा इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती है बच्चों। इसके अलावा विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको कहते हैं सेरुमिनस ग्रंथियां, जिनको क्या कहते हैं, सेरुमिनस ग्रंथियों के नाम से इनको जानते हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, सेरुमिनस ग्रंथियां, जो कि श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। कौन सी ग्रंथियों का रूपांतरण है, ये श्वेत ग्रंथियों का। और इससे क्या निकलता है, सेरुमन, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेरुमन को अपन कहते हैं ईयर वैक्स, जिसको अपन कर्ण मोम के नाम से जानते हैं। तो सेरुमिनस ग्रंथियों से क्या निकलता है, सेरुमन निकलता है। ये सेरुमन एक्चुअल में क्या है, वसीय प्रकृति का होता है, यानी लिपिड है। ये क्या है, लिपिड है। ये सवाल आया हुआ है कि सेरुमन या जो ईयर वैक्स है वो प्रोटीन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा होता है, तो ये वसीय प्रकृति का होता है। तो इसमें आपको दो संरचनाएं दिखेगी। पहले आप बताओगे एस आकार की नली है। दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है।
तीसरी विशेषता इसमें सेरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है उससे सेरुमन निकलता है। ये सेरुमन क्या करता है, ये सेरुमन इसके अंदर ऐसे फैला रहता है कान के पर्दे के बार बार, और इसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। तो इस सेरुमिनस और रोम दोनों का कार्य पूछा जाता है कि रोम और सेरुमिनस का क्या काम है। दोनों का एक ही काम है कि ये कान के पर्दे की सुरक्षा करते हैं। रोम का काम भी होता है धूल के कण आएंगे उनको रोकना, वायु को फिल्टर करना और हानिकारक जीवाणुओं को रोकना। तो ये क्या करते हैं, जो बाहर से जो भी हानिकारक जीवाणु वगैरह आते हैं वो इसमें फंस जाते हैं कान की खेती के अंदर, और इस तरह से ये रुक जाते हैं। तो इस तरह से इसका काम होता है हानिकारक जीवाणु और जितने भी जो आसपास में कवक है, कोई दूसरा मान लो चींटी वगैरह है वो आ जाती है तो उसको ये फंसा लेते हैं और कान के पर्दे की सुरक्षा करते हैं। अब तीसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं कर्णपटह। तीसरा भाग होता है जिसको कहते हैं कर्णपटह यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका नाम होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये एक तना हुआ झिल्ली जैसी संरचना होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक तनी हुई झिल्ली जैसी संरचना होती है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक तनी हुई झिल्ली जैसी संरचना होती है। जैसे अपन ढोल होता है, उस ढोल के ऊपर एक वो आवरण होता है जिसको ठोकते ही वो बजता है, वैसे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तनी हुई रहती है और ये झिल्ली जैसी संरचना होती है। इसका काम होता है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को बढ़ाना। इसका काम होता है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को बढ़ाना। ठीक है, अगर इसको कान का पर्दा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कान का पर्दा या ईयर ड्रम कहते हैं। इसको कान का पर्दा या ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाह्य कर्ण में तीन भाग हो गए, कर्ण पल्लव, कर्ण कोरगुआ और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या जिसको कर्णपटह कहते हैं। तीनों भागों में जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो सबसे पहला तो ये बनता है कि मनुष्य के शरीर में कान में कौन सी अवशेषी अंग होता है। तो सबसे पहले सवाल आता है मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग का नाम क्या है। तो अवशेषी अंग है वो कर्ण पल्लव पेशियां है, जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थी यानी बंदर वगैरह में सक्रिय थी, आज हमारे अंदर अवशेषी है। लेकिन गाय भैंस के अंदर ये क्या होती है, पूर्णतः क्रियाशील होती है। दूसरा, कान के अंदर जो उपास्थि पाई जाती है वो लचीली उपास्थि होती है। जैसे हमारे कान है, नाक है, गला है, उसके अंदर उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि बहुत लचीली होती है। तो ये कर्ण पल्लव का इतना ही सवाल आता है। फिर अगर वो ज्यादा डीप में चला जाता है तो पूछता है कि स्तनधारियों में कर्ण पल्लव पाया जाता है, लेकिन कोई ऐसे स्तनधारी है क्या, जैसे व्हेल मछली है, सील है, ये ऐसे स्तनधारी ऑर्निथोरिंकस है जिनके अंदर कर्ण पल्लव का अभाव होता है। फिर सवाल आता है कर्ण कोरगुआ में। कर्ण कोरगुआ में सवाल सीधा पूछा जाता है, कर्ण कोरगुआ में जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों के नाम बताओ। सेरुमिनस ग्रंथियां, वो कौन सी ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। इससे क्या निकलता है, सेरुमन निकलता है या जिसको ईयर वैक्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ईयर वैक्स यानी कर्णमोम के नाम से जानते हैं। इससे जो पदार्थ निकलता है उसको कर्णमोम कहते हैं, कान की खेती। सब बच्चों ने ये देख रखा होगा ईयर वैक्स। फिर उसके बाद में आता है इसका कार्य। रोम और इन दोनों का काम एक ही है। रोम और इन दोनों का एक ही काम है कि ये क्या करते हैं, कान के पर्दे की सुरक्षा करते हैं हानिकारक जीवाणु और धूल के कणों से। अब किसी किसी जैसे पुरुष होते हैं उसमें कान के ऊपर ऐसे लंबे लंबे बाल आ जाते हैं। ये जो कर्ण पिन्ना है इसके ऊपर लंबे लंबे बाल आ जाते हैं। ये बीमारी है जिसको कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस, जिसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है हाइपरट्राइकोसिस। ये हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों में होती। कभी भी महिला के कान के ऊपर ऐसे लंबे लंबे बाल आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन जबकि कुछ पुरुषों में क्या होता है, यहाँ कान होते हैं, यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे काले काले बाल आ जाते हैं। ये हाइपरट्राइकोसिस वाई गुणसूत्र पर इसका जीन होता है। तो ये वाई संलग्न जीन होने के कारण इसका जो बीमारी का जीन है वो वाई गुणसूत्र पाया जाता है। इसलिए पुरुषों को ही होती है। जैसे किसी बाप को हो रखी है तो उसके बेटे को होगी, बेटे को है तो उसके फिर बेटे को होगी। तो इसका गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र पे इसका जीन नहीं होता, इसलिए महिलाओं में रोग कभी नहीं होता है। तो सवाल आता है हाइपरट्राइकोसिस क्या है। हाइपरट्राइकोसिस एक वाई संलग्न बीमारी है जिसका जीन किस पर पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसमें क्या लक्षण है, इसमें कर्ण पल्लव पर ये लंबे लंबे रोग पाए जाते हैं, वो आते हैं।
तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो अपन बाह्य कर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं कि बाह्य कर्ण होता है, उसके 3 भाग है। सबसे पहला भाग है जिसका नाम होता है कर्ण पल्लव, ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है, जिसको अपन पिन्ना कह रहे हैं। फिर अपन नेक्स्ट भाग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है कर्णकुहर गुहा, उसको भी अपन ने पढ़ लिया है, कर्णकुहर गुहा। और तीसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं कर्णपटहा, कर्णपटहा। 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है, कर्ण पल्लव, कर्णकुहर गुहा और कर्णपटहा। अब नेक्स्ट आता है मध्य कर्ण। क्या आता है? मध्य कर्ण आता है। मध्य कर्ण है, इस मध्य कर्ण में 3 क्या होती है? अस्थियां होती है। सबसे पहले तो ये बाह्य कर्ण अपन ने इस तरह से देखा, ये कर्ण पल्लव है, फिर ये कर्णकुहर गुहा है, और फिर उसके बाद में ये क्या है? कर्णपटहा है। इसका नाम है कर्ण पल्लव, इसको कहते हैं कर्ण पल्लव या पिन्ना। इसमें 2 संरचनाएं थी, एक तो ये इस तरह से क्या थी, वो लचीली उपास्थि थी, और इसमें कर्ण पल्लव पेशिया थी। फिर उसके बाद दूसरा भाग है जिसका नाम है कर्णकुहर गुहा, कर्णकुहर गुहा। यहाँ पे एक छेद होता है जो कर्णकुहर गुहा बाहर कर्ण पल्लव द्वारा खुलती है, इसको कौंचा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कौंचा कहते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है? ये अगली संरचना है जिसका नाम आपको बताना है कर्णपटहा है। क्या है? कर्णपटहा है, जिसको अपन कह रहे हैं ईयर ड्रम। क्या कह रहे हैं? ईयर ड्रम कह रहे हैं। फिर मध्य कर्ण हाथ शुरुआत होती है, तो मध्य कर्ण एक टिम्पैनी बुला अस्थि में स्थित होता है। सबसे पहले तो मध्य कर्ण होता है, ये टिम्पैनी बुला फ्लास्कनुमा अस्थि होती है, उसके अंदर स्थित होता है। ये मध्य कर्ण है, वो कहाँ स्थित है? ये टिम्पैनी बुला एक फ्लास्कनुमा अस्थि होती है, टिम्पैनी बुला एक फ्लास्कनुमा अस्थि होती है, उसके अंदर ये स्थित होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपसे पूछा ये मध्य कर्ण कहाँ स्थित है, तो ये टिम्पैनी बुला फ्लास्कनुमा अस्थि में स्थित है। फिर मध्य कर्ण होता है, उस मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती है, एक होती है मैलियस, एक होती है इंकस, और एक होती है स्टेपिज। तो मध्य कर्ण में 3 अस्थियां हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिज, ठीक है। तो अपने को मध्य कर्ण में जो 3 अस्थियां उनके नाम याद रखने हैं। पहली अस्थि जिसका नाम होता है मैलियस, दूसरी अस्थि होती है जिसका नाम होता है इंकस, और तीसरी अस्थि होती है स्टेपिज अस्थि। ये 3 अस्थियां होती है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है कि मध्य कर्ण में 3 अस्थियां मैलियस, इंकस और स्टेपिज। अब मध्य कर्ण होता है वो नासाग्रस्ती में खुलता है। मध्य कर्ण किस में खुलता है? नासाग्रस्ती में खुलता है। ये यहाँ पे क्या है, मुंह बंद करते हैं और नाक बंद करते हैं। तो मुंह और नाक बंद करोगे तो आपके हवा नाक से, अगर जैसे आप कान से हवा खींची जाएगी, तो ये कान से हवा खींचने का कारण क्या है? यहाँ पे एक नली है जिसका नाम है यूस्टेकियन नली। ये यूस्टेकियन नली द्वारा, कौन सी नली द्वारा? यूस्टेकियन नली द्वारा। ये यूस्टेकियन नली द्वारा किससे जुड़ा होता है? नासाग्रस्ती से। तो सवाल आता है मध्य कर्ण नासाग्रस्ती में कौन सी नली द्वारा खुलता है? यूस्टेकियन नली द्वारा। मध्य कर्ण नासाग्रस्ती में कौन सी नली द्वारा खुलता है? यूस्टेकियन नली द्वारा खुलता है। ये 4 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है, और ये भी क्या होती है? उपास्थि की बनी होती है, ठीक है। तो अपन इस तरह से ये कह रहे हैं। अब मध्य कर्ण होता है वो अंतःकर्ण में खुलता है। मध्य कर्ण आगे किस में खुलेगा? अंतःकर्ण में खुलेगा, 2 छिद्रों द्वारा। एक छिद्र का नाम होगा फेनेस्ट्रा ओवलिस, एक छिद्र का नाम होता है फेनेस्ट्रा ओवलिस, जो कि अंडाकार होता है, और दूसरे छिद्र का नाम होता है फेनेस्ट्रा रोटेंडस। ये सवाल पूछा जाता है कि मध्य कर्ण अंतःकर्ण में 2 छिद्रों द्वारा खुलता है। 2 छिद्र कौन कौन से हैं? फेनेस्ट्रा ओवलिस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस। तो आपने कहा ये मध्य कर्ण है। क्या है? ये मध्य कर्ण है, इसमें 3 अस्थियां हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। मैलियस, इंकस और स्टेपिज है। मैलियस अस्थि, इंकस, स्टेपिज और स्टेपिज अस्थियां हैं। अब मध्य कर्ण नासाग्रस्ती में एक नली द्वारा खुलता है, उस नली का नाम होता है यूस्टेकियन नलिका। ये 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसका मेन कार्य पूछा जाता है। जो यूस्टेकियन नलिका, उसका मेन कार्य है वायुमंडल के दबाव को बनाए रखना। यानी वायुमंडल का जो दबाव है उसको समान बनाए रखने का कार्य ये होता है। इधर से भी वायुमंडल दाब आएगा, इधर से भी वायुमंडल दाब आएगा, तो दोनों तरफ से दाब बराबर होगा, तो कान का पर्दा है वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा।
जैसे यहाँ पर अगर मान लो वायुमंडलीय दाब नहीं हो तो हवा अंदर घुसेगी और कान के पर्दे को तोड़ देगी। तो इस तरह से इधर से भी हवा घुसेगी, इधर से भी हवा घुसेगी, तो कान के पर्दे के ऊपर दबाव समान बनाए रहेगा। तो ये वायुमंडल के दबाव को क्या करती है, कंट्रोल करती है यूस्टेकियन नलिका। ये अपने को ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा जाता है यूस्टेकियन नलिका का काम क्या है, जो कर्णपटा है उसके ऊपर वायुमंडल के दबाव को समान बनाए रखना। तो अपन मध्य कर्ण पढ़ रहे हैं। मध्य कर्ण है उसमें 3 अस्थियां हैं। पहली अस्थि जिसका नाम है मैलियस, दूसरी अस्थि जिसका नाम है इंकस, और तीसरी अस्थि जिसका नाम है स्टेपिज। ठीक है, ये 3 अस्थियां होती है मध्य कर्ण में। मैलियस अस्थि होती है वो हथौड़े के आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, वो हथौड़े के आकार की होती है, हैमर शेप की होती है। ये मैलियस अस्थि होती है। फिर दूसरी अस्थि इंकस होती है। ये इंकस इस तरह से निहाई आकार की यानी खुरपे आकार की होती है। और स्टेपिज अस्थि होती है वो घोड़े के जीन के रकाब की आकृति की होती है। घोड़े के जीन के रकाब की आकृति की होती है। ये 3 अस्थियां हैं। यानी अपन जो घोड़ा होता है उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उसके साइड में एक पांवदान लगा होता है जिसके अंदर पैर डालते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, उसके आकार की अस्थि होती है स्टेपिज। इसका आकार होता है घोड़े के जीन के रकाब। घोड़े के जीन के रकाब की आकृति की होती है। घोड़े के जीन के रकाब की आकृति की होती है। और ये कैसे आकृति की होती है, ये निहाई आकार की होती है। नहीं अपन कहते हैं जो माली वगैरह क्या करते हैं, खुरपा लेके जिससे खेती वगैरह करते हैं उसके आकार की होती है। और ये हथौड़े नुमा होती है। कैसी होती है, ये हथौड़े नुमा होती है। तो 3 अस्थियां हैं मैलियस, इंकस और स्टेपिज। ये हथौड़े नुमा, ये निहाई आकार की, और ये घोड़े के जीन के रकाब की आकृति की। ये एक ओर से तो क्या होती है, कान के पर्दे से जुड़ी रहती है। ये एक ओर से तो क्या होती है, कान का पर्दा होता है जिसको अपन कर्णपट्टा कहते हैं, उससे जुड़ी होती है। और दूसरी ओर से ये क्या होती है, इंकस से जुड़ी होती है। ये एक ओर से तो इंकस से जुड़ी होगी, दूसरी ओर से स्टेपिज से जुड़ी होगी। ये स्टेपिज एक ओर से तो इंकस से जुड़ी होगी, दूसरी ओर ये फेनेस्ट्रा ओवलिस पर बनी होती है। जो फेनेस्ट्रा ओवलिस है, जो फेनेस्ट्रा ओवलिस होता है उसके ऊपर क्या होती है, मड़ी होती है। ठीक है, अब ये तीनों अस्थियां जबड़े की रूपांतर से बनती है। जो जबड़े की हड्डियां हैं उनके रूपांतर से बनती है। इसके लिए एक तरीका मैंने बनाया है, मिस एक्वा। मिस एक्वा याद रखना आपको, मिस एक्वा हाइड्रोजन। जो मिस है वो एक्वा हाइड्रोजन काम में ले रही है। तो अब अपन कह रहे हैं मैलियस अस्थि होती है वो जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। ए का मतलब है आर्टिकुलर। ए का मतलब क्या है, आर्टिकुलर। मैलियस अस्थि जबड़े के आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। इंकस अस्थि होती है वो जबड़े के क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतर से बनती है। और ये स्टेपिज अस्थि है या हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। तो सवाल पूछा जाता है कि स्टेपिज हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। तो मैलियस अस्थि किससे बनी, जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि से। इंकस अस्थि किससे बनी, जबड़े की क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतर से। स्टेपिज किससे बनी, जबड़े की हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतर से। यहां से सवाल पुटअप होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किससे क्या बना। तो एक तरीका बना दिया, मिस एक्वा हाइड्रोजन। यानी मैलियस है वो आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है, इंकस अस्थि क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतर से बनती है, और स्टेपिज अस्थि होती है वो जबड़े की हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। स्टेपिज अस्थि बहुत छोटी होती है, लगभग 12 ग्राम की होती है। और शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सवाल आता है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कि शरीर की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, आपको आंसर देना स्टेपिज। और शरीर की सबसे बड़ी अस्थि पूछे तो फीमर। क्या बताओगे, फीमर, जो जांघ में होती है। तो ये अपने दो एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपिज है। ये तीनों हड्डियां किस किस के रूपांतर से बनती हैं, ये बनती है आर्टिकुलर से, और ये बनती है क्वाड्रेट से, और ये बनती है हायोमैंडिबुलर से। तो तीनों जबड़े की अस्थियां होती है उनके रूपांतर से ये बनती है। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो अपन मध्य कर्ण पढ़ रहे हैं बच्चों। मध्य कर्ण में क्या है, मध्य कर्ण में ऐसे है कि सबसे पहले तो
ये मध्य कर्ण है, ये टिम्पैनिक बुला एक फ्लासक नुमा अस्थि होती है, उसमें ये स्थित होता है इस तरह से, ठीक है। फिर आप बताओगे मध्य कर्ण में 3 अस्थियां हैं, मेलिस अस्थि, फिर इंकस अस्थि और फिर तीसरी अस्थि जिसका नाम है स्टेबिज अस्थि। 3 अस्थियां होती है मध्य कर्ण में, मेलिस, इंकस, स्टेबिज, मिस लिख देंगे अपन। ये तीनों अस्थियां आपस में क्या होती है, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, ये इस तरह से लिगामेंट से जुड़ी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, आपस में जॉइंट से जुड़ी होती है, आपस में जॉइंट होते हैं इनके बीच में, सिनोवाइवल हिंज जॉइंट और सिनोवाइवल जॉइंट, ये जॉइंट होते हैं जिनकी सहायता से अस्थियां आपस में जुड़ी होती है। इनका काम होता है, ये ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को क्या करती है, 20 गुना बढ़ा देती है। इनका मेन काम होता है ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को 20 गुना बढ़ाती है। मध्य कर्ण नासक रश्मि में एक नली द्वारा खुलता है, मध्य कर्ण नासक रश्मि में एक नली द्वारा खुलता है, उस नली का नाम होता है यूस्टेकियन नली। कौन सी होती है, यूस्टेकियन नली होती है, ये अपने को ध्यान रखना है सवाल। अब ये तीनों अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज अस्थि। अब ये मध्य कर्ण होता है, ये अंतःकर्ण में खुलता है। मध्य कर्ण किस में खुलता है, अंतःकर्ण में खुलता है, ये अंतःकर्ण हो गया। तो इस तरह से ये बाह्य कर्ण, ये मध्य कर्ण और ये अंतःकर्ण। अंतःकर्ण होता है पेरियोटिक अस्थि के पिटरस भाग में स्थित होता है। ये कौन सी अस्थि में होता है, पेरियोटिक अस्थि के पिटरस भाग के अंदर स्थित होता है। पेरियोटिक अस्थि के कौन से भाग में स्थित होता है, पिटरस भाग में, ठीक है। ये एक तरह से अपन कह रहे हैं कि ये अस्थि गहन के रूप में है, ठीक है। तो अंतःकर्ण होता है, ये सबसे भीतर की तरफ है, पेरियोटिक अस्थि के पिटरस भाग में होता है। इस अंतःकर्ण के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है, इस तरह से अंतःकर्ण इसमें लिक्विड है जिसका नाम है पेरिलिम्फ, जिसका नाम क्या है, पेरिलिम्फ है। फिर अंतःकर्ण के अंदर आपको एक संरचना दिखेगी जिसको अपन कहेंगे झिल्ली जैसी संरचना दिखेगी। अंतःकर्ण में एक झिल्ली जैसी संरचना दिखेगी, उस झिल्ली जैसी संरचना को अपन कहेंगे कला गहन। इसमें एक झिल्ली जैसी संरचना दिखेगी, उसको किस नाम से जानेंगे अपन, कला गहन के नाम से जानेंगे। इस तरह से एक झिल्ली जैसी संरचना दिखेगी आपको जिसको अपन कहेंगे, झिल्ली जैसी संरचना को अपन कहेंगे कला गहन। क्या कहेंगे, कला गहन। ये झिल्ली जैसी संरचना, इसका नाम है कला गहन, या इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जिसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के नाम से जानते हैं, जिसको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपन इस संरचना का अध्ययन करेंगे। तो कला गहन के चारों ओर क्या है, ये अस्थियों का आवरण है, ये अस्थियों का आवरण है। इस अस्थि का नाम है पेरियोटिक अस्थि का पिटरस भाग। इसके अंदर ये अर्धपारदर्शक झिल्ली जैसी संरचना है, इसको कह रहे हैं कला गहन। अब मैं कला गहन के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। कला गहन के भीतर की ओर क्या होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। इस कला गहन के भीतर की ओर क्या भरा होता है, एंडो और क्या भरा हुआ है, ये पेरिलिम्फ भरा हुआ है। ये अस्थि का आवरण है, ये अस्थि का आवरण है जिसको कहते हैं अस्थिल गहन। क्या कहते हैं, अस्थिल गहन, बोनियस, इसको कहा जाता है बोनी लैबिरिंथ। इसका नाम होता है बोनी लैबिरिंथ, और इसके अंदर ये झिल्ली जैसी संरचना है, इसका नाम है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, कला गहन है, उसके अलग अलग भागों का अध्ययन करेंगे। तो अब इस कर्ण का सबसे भारी टॉपिक है जिसका नाम है अंतःकर्ण, उसको आपको समझाते हैं इनर ईयर। इनर ईयर बहुत भारी टॉपिक है, ये आपको आसानी से समझा दूंगा मैं, बिल्कुल सरल। तो सबसे पहले अंतःकर्ण है, उस अंतःकर्ण के अंदर 2 वेश्म पाए जाते हैं। अंतःकर्ण के अंदर 2 बड़े बड़े वेश्म पाए जाते हैं, इनको कहते हैं चैम्बर पाए जाते हैं, यूट्रिकुलस और सैक्युलस। अंतःकर्ण में 2 वेश्म होते हैं। अंतःकर्ण में कितने वेश्म होते हैं, 2 वेश्म होते हैं। एक होता है यूट्रिकुलस और दूसरा होता है सैक्युलस। तो सबसे पहले आप बताओगे अंतःकर्ण में 2 वेश्म पाए जाते हैं, एक होता है यूट्रिकुलस और दूसरा होता है सैक्युलस। सैक्युलस और यूट्रिकुलस आपस में एक नली द्वारा जुड़े होते हैं। ये सैक्युलस, ये यूट्रिकुलस और ये सैक्युलस आपस में एक नली द्वारा जुड़े होते हैं, जिस नली का नाम होता है सैक्युलो यूट्रिकुलर नली। उस नली का नाम होता है सैक्युलो यूट्रिकुलर नली। इस नली का नाम है सैक्युलो यूट्रिकुलर नली।
तो ये सवाल पूछा जाता है यूट्रिकुलस और सैक्युलस आपस में एक नली द्वारा जुड़े हुए हैं जिसका नाम क्या है, सैक्युलो यूट्रिकुलर नली होती है। इसमें एक और आके खुलता है जिसको अपन कहते हैं एंडोलिम्फेटिक नली। इसमें एक नली आके खुलती है जिसका नाम होता है एंडोलिम्फेटिक नली। तो इसमें कौन सी नली आके खुलती है, एंडोलिम्फेटिक नली खुलती है। ये एंडोलिम्फ को इसमें लेकर आती है, तो ये एंडोलिम्फ इसमें आता रहता है। तो यूट्रिकुलस और सैक्युलस के अंदर क्या भरा हुआ, एंडोलिम्फ। तो आपने क्या देखा, बड़ा वेश में जिसको यूट्रिकुलस कह रहे हैं उसके ठीक नीचे सैक्युलस है। सैक्युलस और यूट्रिकुलस आपस में एक नली द्वारा जुड़े हुए हैं, सैक्युलो यूट्रिकुलर नली। उसमें एक नली और आके खुल रही है जिसका नाम है एंडोलिम्फेटिक नली। तो इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है, यूट्रिकुलस से 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं। यूट्रिकुलस से 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं। ये यूट्रिकुलस से 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती इस तरह से, ये ध्यान रखना है। यूट्रिकुलस से कितनी अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती हैं। 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती हैं। एक का नाम होता है अग्र अर्धवर्ताकार नलिका, एक का नाम होता है अग्र अर्धवर्ताकार नलिका, एक का नाम होता है पश्च अर्धवर्ताकार नलिका और एक का नाम होता है क्षैतिज अर्धवर्ताकार नलिका। तो कितनी अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं, अग्र, पश्च और क्षैतिज। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होती हैं। तीनों नलिकाएं एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती हैं, यानी 90 डिग्री पर स्थित होती है। ये जैसे अग्र और पश्च नलिका निकल गई, फिर उसके ठीक 90 डिग्री पे कौन सी होती है, क्षैतिज। ये है अग्र अर्धवर्ताकार नलिका, ये पश्च अर्धवर्ताकार नलिका और ये क्षैतिज अर्धवर्ताकार नलिका। एक चीज आपने नोट की कि ये अग्र और पश्च होती है वो यूट्रिकुलस से एक साथ निकलती है। ये आप देख रहे हो कि यूट्रिकुलस से एक साथ निकलती है, इसको कहते हैं क्रस कम्यून। क्या कहते हैं, क्रस कम्यून। तो क्रस कम्यून क्या है, क्रस कम्यून ये है कि अग्र और पश्च अर्धवर्ताकार नलिकाएं, अग्र और पश्च अर्धवर्ताकार नलिकाएं एक साथ निकलती हैं, जो आगे जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यूट्रिकुलस से एक कॉमन नली निकलती है, उस कॉमन नली का नाम होता है क्रस कम्यून। क्रस कम्यून आगे जाके अग्र अर्धवर्ताकार नलिका और पश्च अर्धवर्ताकार नलिका में बढ़ जाती है। अब अपन कह रहे हैं कि नलिकाओं के अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं। इन नलिकाओं के अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं जिसको कहते हैं एम्पुला यानी तुम्बिका, जिसको कहा जाता है एम्पुला या तुम्बिका। यहां से सवाल आता है कि ये जो अर्धवर्ताकार नलिका है इसका अंतिम सिरा फूला हुआ दिख रहा है, उस फूली हुई संरचना को क्या कहते हैं, तुम्बिका के नाम से जानते हैं। तो यूट्रिकुलस है, उस यूट्रिकुलस से कितनी अर्धवर्ताकार नलिका निकली, 3। पहला सवाल ये बना। अग्र अर्धवर्ताकार, पश्च अर्धवर्ताकार और क्षैतिज अर्धवर्ताकार तीनों नलिकाएं एक दूसरे के क्या है, समकोण पर स्थित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है, अग्र और पश्च एक साथ निकलती है जिसको कहते हैं क्रस कम्यून। इनके अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं जिनको कहते हैं एम्पुला। अब ये जो सैक्युलस है, सैक्युलस के पृष्ठभाग में एक कुंडली संरचना होती है। सैक्युलस के पृष्ठभाग में एक कुंडलित संरचना होती है। ये सैक्युलस है, इसके पृष्ठभाग में एक कुंडली संरचना है। उस कुंडली संरचना को क्या कहते हैं, कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सैक्युलस के पृष्ठभाग में एक कुंडलित संरचना है, उस कुंडली संरचना को क्या कहते हैं, कॉक्लिया के नाम से जानते हैं। ये कॉक्लिया कैसी संरचना है, स्प्रिंग के समान है। इसमें लगभग 2.5 कुंडलन पाए जाते हैं। कितने कुंडलन पाए जाते हैं, इसमें लगभग 2.5 कुंडलन, 3.25 कुंडलन पाए जाते हैं। और इसके कुंडलन लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, स्नायु द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये स्नायु है जिनको अपन लिगामेंट कह रहे हैं, उसके द्वारा ये क्या होते हैं, ये कुंडलन जुड़े हुए रहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो कॉक्लिया क्या है, एक स्प्रिंग के समान संरचना है, जो कि ये इस तरह से स्प्रिंग के समान आपको संरचना दिख रही है, 2.5 कुंडलित है। अब ये क्या है, ये है कॉक्लिया और ये क्या है, सैक्युलस है। सैक्युलस और कॉक्लिया आपस में एक नली से जुड़े होते हैं। उस नली का नाम होता है री यूनिस नली। उसका नाम होता है री यूनिस नली। उसका नाम क्या होता है,
रीयूनिस नली के नाम से उसको जानते हैं। तो ये क्या है, ये सैक्यूलस है, और ये क्या है, ये आपने कहा कॉक्लिया है। ये कॉक्लिया और सैक्यूलस आपस में एक नली द्वारा जुड़े हुए हैं, उस नली का नाम है रीयूनिस नली। तो इस प्रकार अपन अंतःकरण की संरचना पढ़ रहे हैं। अंतःकरण की संरचना भी बच्चों ऐसे होता है कि इसके अंदर एक बड़ा वेश्म है जिसका नाम क्या है, यूट्रिकुलस है, और एक छोटा वेश्म है जिसका नाम सैक्यूलस है, और इसमें एक स्प्रिंग के समान कुंडली संरचना, उसका नाम कॉक्लिया है। इस तरह से ये कॉक्लिया है, ठीक है, ये कॉक्लिया है। अब इसके अंदर क्या है, ये 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकल रही है यूट्रिकुलस से, अग्र अर्धवर्ताकार नलिका, पश्च अर्धवर्ताकार नलिका, और ये क्षैतिज अर्धवर्ताकार नलिका, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। यहां से क्षैतिज भी निकाल देते हैं, आप लोग कहोगे सर क्षैतिज आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये क्षैतिज अर्धवर्ताकार नलिका। इन नलिकाओं के अंतिम सिरे फूले हुए जिनको कह रहे हैं एम्पुला। क्या कह रहे हैं, एम्पुला। ये पूरा का पूरा जो पर्द है वो इस तरह का है। यहाँ पे फेनेस्ट्रा ओवलिस और फेनेस्ट्रा रेटेंडस 2 छिद्र है। ये अंतःकरण है, इसमें ये खुल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉक्लिया है, इस कॉक्लिया का अपन अनुप्रस्थ काट काटेंगे, इस कॉक्लिया का अपन अनुप्रस्थ काट काटेंगे, ठीक है। अब इस कॉक्लिया का अनुप्रस्थ काट काटेंगे इस तरह से, तो इस कॉक्लिया के 3 भाग दिखाई देंगे। एक भाग का नाम होगा, इसकी तरीका है VMT। VMT याद रखना आपको, क्या याद रखना है, जैसे HM की घड़ी आती थी वैसे VMT याद रखना है। इसका नाम इसकेला वेस्टिबुलम। ये कॉक्लिया का पृष्ठ भाग है, ये कॉक्लिया का कौन सा भाग है, पृष्ठ भाग है, जिसको कह रहे हैं इसकेला वेस्टिबुलम, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसकेला वेस्टिबुलाई के नाम से जानते हैं, इसको वेस्टिबुलाई के नाम से। और ये कॉक्लिया का अंदर भाग है, इसको इसकेला टिम्पेनाई के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पृष्ठ भाग है उसको क्या कहते हैं, अधर भाग को क्या कहते हैं। तो ये कॉक्लिया का ये पृष्ठ भाग है, इसको इसकेला वेस्टिबुलाई कहते हैं, और ये कॉक्लिया का अंदर भाग है, इसको इसकेला टिम्पेनाई के नाम से जानते हैं। इनमें कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। इसमें कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है। इन दोनों में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। ये क्या है, इसकेला वेस्टिबुलाई है। ये कॉक्लिया का कौन सा भाग है, पृष्ठ भाग है। तो सवाल पूछा जाता है कॉक्लिया के पृष्ठ भाग को इसकेला वेस्टिबुलाई कहते हैं, और कॉक्लिया के अंदर भाग को क्या कहते हैं, इसकेला टिम्पेनाई। पहला नाम बहुत भारी भारी है, आपको भारी भारी नाम आपको मन लगाकर याद करने पड़ेंगे, इसकेला वेस्टिबुलाई और इसकेला टिम्पेनाई। अब ये इसकेला वेस्टिबुलाई भाग है और इसकेला टिम्पेनाई भाग है कॉक्लिया के। अब याद रखना है कॉक्लिया स्वयं को क्या कह रहे हैं, इसकेला मीडिया कह रहे हैं। अब कॉक्लिया खुद के अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। इस पूरे के अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। तो इस कॉक्लिया स्वयं में क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। तो ये आपको बताना है, इसकेला वेस्टिबुलाई और इसकेला टिम्पेनाई के अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, और इसकेला मीडिया के अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, ये आपको बताना है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। इसमें कौन सा भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। और इसमें कौन सा भरा हुआ है, इसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इन दोनों के अंदर। समझ गए बात को। अब अपन कह रहे हैं इसकेला वेस्टिबुलाई और इसकेला मीडिया के बीच में एक झिल्ली है। इसकेला वेस्टिबुलाई और इसकेला मीडिया के बीच में एक झिल्ली है, यहाँ पे एक झिल्ली है इसकेला वेस्टिबुलाई और इसकेला मीडिया के बीच में। उस झिल्ली का नाम है रिसनर्स झिल्ली। क्या नाम है, रिसनर्स झिल्ली है। बच्चों नाम काफी टिपिकल है, आपको याद करने पड़ेंगे। सवाल पूछा जाता है कि इसकेला वेस्टिबुलाई इसकेला मीडिया के बीच में जो झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम बताओ, रिसनर्स झिल्ली। अब ये क्या है, इसकेला मीडिया है। क्या है, ये इसकेला मीडिया है, और इसकेला टिम्पेनाई है। उसके बीच में एक झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम बहुत सरल है, आधारी झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, आधारी झिल्ली। ये आपको याद हो जाएगा कि आधारी झिल्ली किसके बीच में है। आधारी झिल्ली आप बताओगे इसकेला मीडिया और इसकेला टिम्पेनाई के बीच में। इसकेला मीडिया और इसकेला टिम्पेनाई के बीच में जो झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम आपको एक्सप्लेन करना है, आधारी झिल्ली। ठीक है, ये अपन को बताना है। तो अपन अंतःकरण पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने पढ़ा ये क्या है, ये कॉक्लिया का अनुप्रस्थ काट है।
ये कॉकलिया उसका अनुप्रस्थ काट है। इस कॉकलिया के अंदर क्या 3 भाग है। एक भाग का नाम स्केला वेस्टिबुलाई, एक का नाम स्केला मीडिया और एक का नाम है स्केला टिम्पेनई। 3 भाग है। सबसे पहले तो आपको नाम याद करने हैं कि कॉकलिया में जब अनुप्रस्थ काट काटा, ये अपन ने कॉकलिया है उसका अनुप्रस्थ काट काटा, ये कॉकलिया स्प्रिंग के समान कुंडली संरचना है। ये अपन ने इसका अनुप्रस्थ काट काटा तो ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये स्केला टिम्पेनई है और कॉकलिया स्वयं स्केला मीडिया है। ठीक है। अब अपन कह रहे हैं स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई के बीच जो झिल्ली है उस झिल्ली का नाम अपन ने बताया था बच्चों रिस्नस झिल्ली। क्या नाम है? रिस्नस झिल्ली है। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनई के बीच में जो झिल्ली है उस झिल्ली का नाम होता है आधारी झिल्ली। उस झिल्ली का नाम क्या है? आधारी झिल्ली नाम है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अब सवाल आता है कि ये स्केला टिम्पेनई और स्केला मीडिया के अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? इन दोनों के अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पेरिलिम्फ भरा हुआ है। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है? पेरिलिम्फ भरा हुआ है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ठीक है, ये अपने को कंसेप्ट याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरह। अब ये स्केला टिम्पेनई और स्केला वेस्टिबुलाई आपस में एक नली द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों आपस में क्या है? एक नली द्वारा जुड़े हुए हैं। ये स्केला टिम्पेनई स्केला वेस्टिबुलाई आपस में एक नली द्वारा जुड़े हुए हैं। उस नली का नाम होता है हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा नामक नली द्वारा जुड़े होते हैं। इसका नाम होता है हेलिकोट्रीमा नली द्वारा जुड़े होते हैं। ये सवाल परीक्षा में आ रखा है कि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनई आपस में नली द्वारा जुड़े होते हैं, उसका नाम क्या होता है? हेलिकोट्रीमा नली होता है। अब ये स्केला मीडिया है, ये स्केला टिम्पेनई है। स्केला टिम्पेनई और स्केला मीडिया के बीच आधारी झिल्ली है। इस आधारी झिल्ली के ऊपर एक अंग होता है जिसको कहते हैं क्वार्टिक अंग। जिसको किस नाम से जानते हैं? क्वार्टिक अंग के नाम से जानते हैं। ये करता है सुनने का काम। यहां से सवाल पूछा जाता है कि स्केला मीडिया के अंदर कौन सा अंग होता है जो सुनने का कार्य करता है? वो होता है क्वार्टिक अंग। इस क्वार्टिक अंग में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका संवेदी कोशिका, एक अवलंबन कोशिका। 2 तरह की कोशिका होती है, संवेदी कोशिका और अवलंबन कोशिका। इसमें 2 तरह की कोशिका होती है, एक होती है संवेदी कोशिका और एक होती है अवलंबन कोशिका। बच्चों इसमें 2 तरह की कोशिका होती है, संवेदी और अवलंबन। संवेदी कोशिका द्विध्रुवीय होती है, यानी इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि संवेदी कोशिका कैसी होती है? द्विध्रुवीय होती है, यानी एक एक्सॉन होगा एक डेंड्रॉन होगा। इस तरह की ये संवेदी कोशिका है। इस तरह की ये संवेदी कोशिका है। ये संवेदी कोशिकाओं के एक्सॉन मिलेंगे और एक तंत्रिका बनाएंगे, उसका नाम होगा श्रवण तंत्रिका। इस तंत्रिका का नाम होगा श्रवण तंत्रिका। ये 8वीं कपाली तंत्रिका बनाएंगे जिसको अपन कहेंगे श्रवण तंत्रिका। तो कैसे बनी? संवेदी कोशिका के एक्सॉन, संवेदी कोशिका के एक्सॉन आपस में मिलते हैं। संवेदी कोशिका के एक्सॉन आपस में मिलते हैं और एक तंत्रिका बनाते हैं जिसको अपन कपाली तंत्रिका नंबर 8 श्रवण तंत्रिका के नाम से जानते हैं। फिर इसमें 3 तरह की अवलंबन कोशिका होती है। ये सवाल और पूछा जाता है कि इसमें 3 तरह की अवलंबन कोशिका के नाम बताओ। सबसे पहली कोशिका है जिसका नाम है हैंसन कोशिका। दूसरी कोशिका का नाम होता है डिटर कोशिका और तीसरी कोशिका का नाम होता है खंभ कोशिका। ये आपको नाम याद करने हैं। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अवलंबन कोशिका, हैंसन कोशिका, डिटर कोशिका और खंभ कोशिका। हैंसन कोशिका, डिटर कोशिका और खंभ कोशिका। ये सवाल पूछा जाता है कि इस क्वार्टिक अंग में आपको क्या क्या संरचनाएं दिखेगी? इसमें आपको एक तो दिखेगा द्विध्रुवीय संवेदी कोशिका और साथ ही आपको अवलंबन कोशिका दिखेगी। द्विध्रुवीय कोशिका के एक्सॉन मिलकर कौन सी तंत्रिका बनाएंगे? श्रवण तंत्रिका बनाएंगे। फिर उसके बाद अवलंबन कोशिका 3 प्रकार की होती है, हैंसन कोशिका, डिटर कोशिका और खंभ कोशिका उसको कहते हैं। अब अपन खंभ कोशिका को पिलर कोशिका भी कहते हैं। खंभ कोशिका को पिलर कोशिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना अपने को। अब इसके बाद ये जो आधारी झिल्ली है, इसके रूपांतरण से एक और झिल्ली बनती है, उसको कहते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। ये सवाल और बन गया कि आधारी झिल्ली के रूपांतरण से एक जेली जैसी और झिल्ली बनती है, उस झिल्ली का नाम क्या होता है?
टेक्टोरियल झिल्ली होता है, उसका नाम होता है टेक्टोरियल झिल्ली। इस टेक्टोरियल झिल्ली के अंदर ये संवेदी रोम धसे होते हैं। इस टेक्टोरियल झिल्ली के अंदर ये संवेदी रोम क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। इस टेक्टोरियल झिल्ली के अंदर ये संवेदी रोम है वो धसे हुए हैं। ठीक है, ये सवाल आपको याद रखना है। जब इस टेक्टोरियल झिल्ली में कंपन होता है तो अपन को क्या होता है, सुनाई देता है। ये अपने नया सवाल बना है। क्वार्टिक अंग की संरचना समझाओ तो क्वार्टिक अंग कहाँ स्थित होता है, इसके अलावा मीडिया में स्थित है। क्वार्टिक अंग कहाँ स्थित है, इसके अलावा मीडिया इस कोक्लिया के अंदर स्थित है। इस क्वार्टिक अंग में कितने तरह की संरचनाएं होती हैं, इसमें दो तरह की संरचनाएं होती है, संवेदी कोशिका और अवलंबन कोशिकाएं। फिर संवेदी कोशिकाएं द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती हैं, उनमें संवेदी रोम होते हैं जो टेक्टोरियल झिल्ली में धसे होते हैं। और अवलंबन कोशिका है वो तीन तरह की है, हैंसन, डीटर और खम कोशिका। फिर सवाल आता है कि ये टेक्टोरियल झिल्ली किस झिल्ली के रूपांतर से बनी है, आधारी झिल्ली के रूपांतर से बनी होती है। और जब इसमें कंपन होता है तो हमें क्या होता है, सुनाई देता है। तो अपन अंतःकरण की संरचना पढ़ रहे बच्चों। अंतःकरण की संरचना, अंतःकरण की संरचना में अगर आपसे पूछा जाएगा क्वार्टिक अंग की संरचना समझाओ कि भाई क्वार्टिक अंग है उसके बारे में आपसे पूछा, तो आप बताओगे क्वार्टिक अंग कहाँ होता है, इसके अलावा मीडियम होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका क्या होगा, ये इसके अलावा मीडियम होता है। ठीक है, क्वार्टिक अंग इसके अलावा मीडिया के अंदर होता है। फिर क्वार्टिक अंग होता है उसमें क्या होगा, उसमें दो तरह की कोशिका होती है, एक का नाम संवेदी कोशिका और एक का नाम अवलंबन कोशिका। इसमें दो तरह की कोशिका होती है, एक का नाम संवेदी कोशिका होता है और एक का नाम अवलंबन कोशिका होता है। ठीक है, संवेदी कोशिका और अवलंबन कोशिका। अब ये जो संवेदी कोशिका होती है रूपांतरित द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और इसके एक्सॉन मिलकर क्या करते हैं, श्रवण तंत्रिका बनाते हैं। और अवलंबन कोशिका होती है वो तीन तरह की होती है, नाम याद रखने हैं, हैंसन कोशिका, डीटर कोशिका और खम्भ कोशिका। हैंसन कोशिका, डीटर कोशिका और खम्भ कोशिका तीन तरह की कोशिकाएं हैं इसके अंदर अवलंबन कोशिका। ये सवाल आता है कि अवलंबन कोशिकाओं के नाम बताओ, हैंसन, डीटर और खम्भ। फिर इस आधारी झिल्ली के रूपांतर से एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है टेक्टोरियल झिल्ली। क्या नाम होता है, टेक्टोरियल झिल्ली। ठीक है, ये जैसे कोक्लिया में जैसे ये कोक्लिया सुनने का काम करता है, वैसे अपन ने कर्ण का काम पढ़ा था कि शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब दो तरह का संतुलन होता है, एक संतुलन होता है जिसको कहते हैं गतिक संतुलन और एक संतुलन होता है जिसको कहते हैं स्थितिक संतुलन। यानी एक जगह कोई खड़ा रहेगा तो उस समय जो संतुलन होगा वो स्थितिक संतुलन होगा, और जब कोई व्यक्ति गति करेगा उस समय जो संतुलन होगा उसको गतिक संतुलन कहेंगे। जैसे मैं किसी पतली दीवार पे चल रहा हूँ या मान लो मैं दौड़ रहा हूँ तो उस समय गतिक संतुलन काम आएगा, वो कौन करेगा। और जब मैं राष्ट्रगान में से खड़ा हूं उस समय जो संतुलन काम आता है उसको स्थितिक संतुलन कहते हैं। तो स्थिर अवस्था में जो संतुलन के लिए काम आएंगे उसका नाम होगा मैक्यूला, और गति का संतुलन के लिए जो काम आएगा उसका नाम आपको बताना है कुकुला के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, कुकुला। समझ गए बात को। ये स्थितिक संतुलन है उसमें यूट्रिकुलस और सैक्युलस मुख्य भूमिका निभाते हैं। यूट्रिकुलस और सैक्युलस दोनों क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब अपन यूट्रिकुलस को देख रहे हैं, ये वेस्ट में, इसमें क्या होती है, ऐसे संवेदी कोशिकाएं होती है, रूपांतरित संवेदी कोशिकाएं होती है इस तरह की, ये रूपांतरित संवेदी कोशिका है। इस रूपांतरित संवेदी कोशिका की विशेषता है कि इसमें एक अचल सूक्ष्मांकुर है, इस तरह से ये अचल सूक्ष्मांकुर है संवेदी कोशिका में। इस अचल सूक्ष्मांकुर को अपन क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। इस अचल सूक्ष्मांकुर को अपन क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया के नाम से जानते हैं। अचल सूक्ष्मांकुर है, इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। ये अचल सूक्ष्मांकुर है जो हिलता डुलता नहीं है, ये संवेदी कोशिका है, इसके ऊपर अचल सूक्ष्मांकुर है, उसको कहा जाता है स्टीरियोसीलिया। ठीक है, इसके मध्य से एक चल ऐसी संरचना निकलती है, चल रोमाब संरचना निकलती है। कैसी, चल रोमाब यानी बाल जैसी संरचना निकलती है, चल रोमाब संरचना निकलती है, उसको कहते हैं काइनोसीलिया। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि काइनोसीलिया क्या है और स्टीरियोसीलिया क्या है। तो एक अचल सूक्ष्मांकुर निकलता है उसको तो कहते हैं स्टीरियोसीलिया, और एक चल रोमाब निकलता है उसको क्या कहते हैं, काइनोसीलिया।
अब यहाँ पर झिल्ली है, ये जैसे अपन कह रहे हैं इसके अंदर क्या होती है, झिल्ली जैसी संरचना और पाई जाती है। इस झिल्ली जैसी संरचना को अपन कह रहे हैं कि ये झिल्ली जैसी संरचना है। इस झिल्ली जैसी संरचना के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जाके काइनोसिलिया यूं धसे होते हैं। काइनोसिलिया क्या होते हैं, इस झिल्ली जैसी संरचना के अंदर जाके फिट हो जाते हैं। इसका जो ये एंडोलिम्ब है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। इसके एंडोलिम्ब में कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोकीनिया। ऑटोकीनिया के नाम से जानते हैं। ये ऑटोकीनिया एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट के कण है। इसको कान की धूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कान की धूल भी कहते हैं। ठीक है, तो सवाल आता है ये डस्ट किसे कहते हैं। ये जो यूट्रिकुलस और सैक्यूलस है, इसके एंडोलिम्ब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। इसको अपन कहते हैं कान की धूल या ऑटोकीनिया के नाम से जानते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, इस तरह ये झिल्ली है, मैक्यूले झिल्ली है, इसके अंदर ये क्या होता है, ऐसे धसे हुए रहते हैं। और जब व्यक्ति स्थिर रहता है तब ये स्थिर हो जाते हैं और संवेदना क्या होती है, श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में जाती है। तो स्थितिक संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी है, मैक्यूली उत्तरदायी है, मैक्यूला उत्तरदायी है। ये मैक्यूला क्या है, ये विशेष प्रकार की झिल्ली और संवेदी कोशिकाओं के मिलने से एक बनी हुई संरचना है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसमें संवेदी कोशिकाओं में अचल सूक्ष्मांग को क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया, और चल रोमांक को क्या कहते हैं, काइनोसीलिया। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये आपके यूट्रिकुलस है, ये सैक्यूलस है। यूट्रिकुलस और सैक्यूलस दोनों के अंदर क्या होता है, मैक्यूली पाई जाती है। यूट्रिकुलस और सैक्यूलस दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर आपको बताना है मैक्यूली नामक संरचना होती है। मैक्यूली नामक संरचना क्या करती है कि जब स्थितिक संतुलन होता है, जब स्थिर अवस्था में खड़े रहते हैं तो उस समय संतुलन में काम आती है। अब इससे 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इनसे 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है, एम्पुला होता है वो शरीर के गतिक संतुलन में सहायता करता है। इसमें भी क्या होती है, इस तरह की रूपांतरित संवेदी कोशिकाएं होती है। ये रूपांतरित संवेदी कोशिकाएं इसमें इस तरह पाई जाती है, रूपांतरित संवेदी कोशिकाएं इसमें पाई जाती है इस तरह से। ठीक है, इनमें भी ओस्टियोसीलिया और काइनोसीलिया पाए जाते हैं। ये स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया पाए जाते हैं और ये जाके एक झिल्ली में धस जाते हैं। ठीक है, ये झिल्ली में धस जाते हैं। अब फर्क इसमें यह है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण नहीं होते हैं। ये क्या करता है, ये गतिक संतुलन के समय हेल्प करता है। इस झिल्ली का नाम होता है कुपुला और ये जो संरचना है, इस संरचना का नाम आपको बताना है क्रिस्टा। इसको कहते हैं संवेदी क्रिस्टा। ये जो एम्पुला के अंदर संरचना होती है इसको कहा जाता है संवेदी क्रिस्टा। इसको क्या कहते हैं, संवेदी क्रिस्टा। तो ये संवेदी क्रिस्टा में भी क्या है, संवेदी कोशिकाएं हैं। ये संवेदी कोशिकाओं से स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया निकलते हैं। ये काइनोसीलिया कुपुला नामक झिल्ली में जाके धस जाता है। यहाँ पे क्या है, या मैक्यूली है, क्या है, मैक्यूली है। इस मैक्यूले से भी स्टीरियोसीलिया काइनोसीलिया निकलते हैं और ये झिल्ली में जाके धस जाते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम तो है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण हैं तो एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे कैल्शियम के कार्बोनेट के कण। जब व्यक्ति चलता चलता एकदम क्या होगा, रुकेगा, सिर को स्थिर करेगा। सिर को स्थिर करते ही ये कण स्थिर हो जाएंगे और सूचना जाएगी मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से क्या होगी, पैर की पेशियों में जाएगी। पैर में जाएगी तो पैर एकदम रुक जाएंगे। तो कैसे संतुलन हुआ, अगर व्यक्ति गोल गोल सर को घुमाए एक जगह खड़ा होके तो उसको चक्कर आ सकता है, क्योंकि गोल गोल घुमाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कण जाएंगे और ये कैल्शियम कार्बोनेट कण हिलेंगे तो यहाँ से सूचना क्या होगी, मस्तिष्क से पैर में जाएगी और पता चलेगा कि पैर को भी हिलाना है, तो वो सही ढंग से हिला नहीं पाएगा और व्यक्ति गिर जाएगा। एकदम चल रहा है, चलते चलते उसको क्या करना है, एकदम रुकना है, तब कैल्शियम कार्बोनेट के कण स्थिर हो जाएंगे और सूचना जाएगी पैर में, और पैर में जाते वो क्या करेगा, अपनी गतिक संतुलन रख लेगा। व्यक्ति एक जगह खड़ा है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ से सूचनाएं जाती है मस्तिष्क के अंदर और उसको एक जगह स्थिर रखने का कार्य करती है। तो बच्चों ये अपने कर्ण की संरचना हो गई है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो बढ़ाएंगे कर्ण की कार्यविधि, यानी काम जो कर्ण होता है उसकी कार्य प्रणाली आपको समझाएंगे।
अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लें कर्ण की कार्य प्रणाली, उसमें मैं कर्ण कैसे कार्य करता है उसकी पूरी कार्य प्रणाली आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। इस वीडियो में जो भी नाम बारी बारी है उनको लिख कर याद करें आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता ही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।